स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंक्लूजन बॉडी। दिस इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो अभी देखो ये इंक्लूजन बॉडी होती क्या है। तो इट इज द टाइप ऑफ अ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ वेसिकल। वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो these are the vesicle or reserve food material packed in the form of vesicle without membrane bound, और that structure is present in the cytoplasm। तो यहाँ पे ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती है, तो देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये इंक्लूजन बॉडीज है, ठीक, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These are the non-membranous stored form or reserve material seen freely in the cytoplasm of prokaryotic cell। ठीक है, तो stored form of food भी हम बोल सकते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रख रहे हैं, जो रिजर्व फूड है। ठीक, नेक्स्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, देन साइनोफेसियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स। तो ये जो भी आपके इंक्लूजन बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो भी फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर होता है, मोनोमर फॉर्म में नहीं रहेगा। तो जैसे कि हमें पता है दो टाइप के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल के फॉर्म में यदि हम न्यूट्रिएंट को स्टोर करेंगे तो सेल उसको ईजिली यूज़ कर लेगा। जैसे हम ग्लूकोज के फॉर्म में यदि सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स बने हैं, तो सेल क्या करेगा कि ग्लूकोज को ईजिली यूज, मतलब रेडिली यूजेबल हम सोर्स बोलते हैं, तो सेल उसको यूज़ कर लेगा। तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। इसीलिए यदि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखना है तो वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर करते हैं रैदर देन द सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक, उसके बाद साइनोफेसियन ग्रैन्यूल। तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स इज द सोर्स ऑफ फॉस्फेट। किसका सोर्स है ये? सोर्स ऑफ फॉस्फेट, या हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का सोर्स क्यों चाहिए? फॉस्फोरस का सोर्स फॉस्फोरस यदि सेल को डिवाइड होना है, और डिवाइड होने के लिए सेल को डीएनए को भी डबल करना पड़ेगा, और डीएनए को यदि डबल करना है तो डीएनए के अंदर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉस्फोरस। तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी जाके सेल डिवाइड होगा। तो मेनली फॉस्फोरस इज द सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है ये? डीएनए। और डीएनए क्यों चाहिए? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल को यदि डिवाइड होना है तो डीएनए को डबल करना पड़ेगा, और डीएनए को डबल करना है तो फॉस्फोरस लगेगा। और फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा? मिलेगा फ्रॉम द फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। देन साइनोफेसियन ग्रैन्यूल्स, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सोर्स। इसके अंदर आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजन सोर्स। ग्लाइकोजन सोर्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन का सोर्स। और ग्लाइकोजन हमें पता है, ग्लाइकोजन क्या होता है? पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही आपके फूड क्या होंगे? स्टोर्ड होंगे, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, गैस वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उसके अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा, और वो वैक्यूल के अंदर गैस स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल। तो अभी यूकैरियोटिक सेल यदि हम उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, एंड ऑर्गेनेल इज ऑल्सो प्रेजेंट। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेनस गिव्स द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे देखो एकदम स्पेशलाइज कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल है, अलग अलग आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, और सारे कंपार्टमेंट्स को मेम्ब्रेन ने कवर्ड किया है। एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? देखो, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम मतलब ही क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम? डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन
नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए। ठीक है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए, ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेल इज इन यूकैरियोटिक सेल। तो जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे थे, कंपोनेंट्स देखे थे, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसका हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, या उसको ही हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेल वॉल। थर्ड वन इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, फ्लैजेला, सिलिया, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज। तो देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इसलिए हम यूकैरियोटिक सेल को कॉम्प्लेक्स सेल बोलते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हमने ऑलमोस्ट मतलब 6 to 7 टाइप के स्ट्रक्चर्स थे। यहाँ पे आपको 11 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं देखने के लिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज सिंपल एंड यूकैरियोटिक सेल इज कॉम्प्लेक्स। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन द केमिकल स्टडीज, सबसे पहले ह्यूमन आरबीसी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज अ कंपोज ऑफ, किससे बनी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर मतलब बाइलेयर 2 लेयर में प्रेजेंट रहेंगी, और मेन लिपिड बाइलेयर, लिपिड कौन सा लिपिड यहाँ पे प्रेजेंट है? फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड, यदि लिपिड पूछा गया तो आपको आंसर करना है फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फॉस्फोग्लिसराइड ये 3 चीज़ों से बनेगा। फॉस्फोग्लिसराइड, तो फॉस्फोग्लिसराइड इज मेड अप ऑफ कितने चीज़ों से बताया मैंने? 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें रहेंगे, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और थर्ड वन इज फॉस्फेट। ग्लिसरॉल का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो CH2OH, CHOH, CH2OH। फैटी एसिड का यदि स्ट्रक्चर दिखते हैं तो RCOOH। ठीक है, अल्किल ग्रुप अटैच टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और फॉस्फेट का स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड OOH, OH, OH। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के बनेगा आपका फॉस्फोग्लिसराइड। तो यहाँ पे देखो, ये आपका ग्लिसरॉइड मेन बैकबोन रहेगा, वो बैकबोन के ऊपर आपके फैटी एसिड अटैच होंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बन के ऊपर फैटी एसिड अटैच होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो CH2O, ये इसके साथ इंटरेक्ट होगा तो C डबल बॉन्ड O R1, एक फैटी एसिड अटैच हो गया। CHO, C डबल बॉन्ड O R2, दूसरा फैटी एसिड अटैच हो गया टू द सेकंड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। यहाँ पे ये OH और यहाँ पे ये H निकल के वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड अटैच होंगे टू द 2 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। और यहाँ पे जो आपका थर्ड कार्बन है इसके ऊपर ये H और ये OH निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, P डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉस्फोग्लिसराइड, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराइड। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसको यदि हम स्ट्रक्चरली देखें कि किस तरीके से अरेंज किया है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। तो ये है, दिस इज हेड जो है आपका फॉस्फेट, और ये 2 जो फैटी एसिड के चेन है इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो दिस इज फॉस्फेट हेड जो कैसे है? पोलर हेड। और ये जो टेल है दिस आर नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। ठीक, तो नॉन पोलर टेल जो किससे बनी रहेंगी? फैटी एसिड से बनी रहेंगी। फैटी एसिड से बनती है आपकी नॉन पोलर, मतलब इसको मैंने अरेंजमेंट, इसकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर दी। तो ये जो फॉस्फेट है ये यहाँ पे लिख दिया, और ये जो फैटी एसिड की चेन है
मतलब उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन से लिखा, तो पोलर हेड किसका बनता है, फॉस्फेट। पोलर है मतलब ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग या वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, और नॉन पोलर टेल मतलब कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, तो हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। तो अभी ये अरेंजमेंट देखो कैसे है। सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर यदि रहती है, सिंगल लेयर यदि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अरेंजमेंट कैसे रहेंगी, इस तरीके से सिंगल लेयर अरेंजमेंट, फॉस्फोग्लिसराइड। तो फॉस्फोग्लिसराइड इज अ सिंगल सब यूनिट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसराइड क्या है, इट इज द सिंगल सब यूनिट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिंगल सब यूनिट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोग्लिसराइड। तो ये फॉस्फोग्लिसराइड लीनियरली अरेंज होंगे इन केस ऑफ, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर में अरेंज होती है तो सपोज ये हमारा सेल है, दिस इज सेल, और यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा इनर साइड में, और बाहर के साइड में भी क्या है, एक्वियस एनवायरनमेंट है। एक्वियस है मतलब वाटर है। अभी अरेंजमेंट इस तरीके से है, अरेंजमेंट सिंगल लेयर में यदि है तो देखो सपोज यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरीके से है, तो हाइड्रोफिलिक जो हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड ये है हमारा फॉस्फेट। तो ये वाटर के साथ आउटसाइड में एक्वियस एनवायरनमेंट है तो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म इट इज ऑल्सो सेमी सॉलिड, या हम बोलते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो ये वाटर और यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक टेल, तो इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे क्या हो जाएंगी, बस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल और साइटोप्लाज्म के एक्वियस एनवायरनमेंट है, उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो इसी वजह से सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अरेंज इन डबल लेयर में ही अरेंज होंगी। क्यों, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी नॉन, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर टेल फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट। एक्वियस एनवायरनमेंट से हमें क्या करना है, ये देखो एक्वियस एनवायरनमेंट इस तरीके की अरेंजमेंट रहेंगी। अभी यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड में भी एक्वियस एनवायरनमेंट है, इंटरेक्ट होगा विथ हाइड्रोफिलिक हेड, सेल के इनसाइड में भी साइटोप्लाज्म है, वो भी प्रॉपरली इंटरेक्ट करेगा विथ हाइड्रोफिलिक हेड। और यहाँ पे जो ये दोनों टेल है, ये दोनों हाइड्रोफोबिक है, ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त है, फ्रेंड है, वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर में क्यों अरेंज होती है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, किसका प्रिवेंशन करना है हमें, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड और हाइड्रोफोबिक टेल का फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट। तो जैसे कि एनसीईआरटी में यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, सो द नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पे जो फैटी एसिड्स है, लिपिड्स है, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट। तो एक्वियस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर में अरेंज होती है। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। तो रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज इन द डिफरेंट सेल। तो प्रोटीन और लिपिड का जो भी रेशियो होगा वो अलग अलग सेल में अलग होगा। तो जैसे कि प्रोटीन का प्रोपोर्शन हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिपिड्स। तो प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे 52% और लिपिड प्रेजेंट रहेंगे 40%। और सबसे पहला जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी हुआ था वो आरबीसी सेल के अंदर हुआ था, ये ध्यान में रखना। based on the ease of extraction, the membrane proteins are two types। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब उसके एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, तो जो दो टाइप के प्रोटीन थे, एक जो प्रोटीन था उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो दूसरा प्रोटीन है उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक
प्रोटीन्स। तो ये देखो पेरिफेरल प्रोटीन एंड ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो कंप्लीटली एम्बेडेड है, घुसे हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, तो पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है, और इंटीग्रल प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट यदि करना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर टोटली एम्बेडेड है। तो इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली और टोटली ब्यूराइड इन द मेम्ब्रेन, और पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जिसको बोलते हैं, एंड प्रपोज बाय द सिंगर एंड निकोलसन, ये दो नाम के साइंटिस्ट है। उन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मतलब आरबीसी के जो सेल है उसके अंदर की सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या उसका मॉडल डिस्क्राइब किया, डिस्कवर किया, और वो जो मॉडल है उसको नाम उन्होंने दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड क्यों बोला? क्योंकि लिपिड मतलब हमारा ऑयल या घी लिक्विड इन नेचर होता है, फ्लूइड इन नेचर होता है, और मोजाइक मतलब ये जो यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिख रहा है, डायरेक्ट पिंक कलर या ब्लू कलर का नहीं दिख रहा है, आपको वहाँ पे पैचेस दिख रहे हैं। पिंक कलर के देखो इस तरीके के पैचेस हैं, ब्लू कलर का एक पैच है, तो ये एक मोजाइक पैटर्न टाइप का आपको ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो प्रपोज बाय द सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस द कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, देखो फ्लूइड नेचर किसकी वजह से आया? ड्यू टू द लिपिड, एंड इनेबल मतलब फ्लूइड नेचर के वजह से प्रोटीन जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनके बीच में लैटरल मूवमेंट हो रही है। ये प्रोटीन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से ये यहाँ आ सकता है, तो मतलब लैटरल मूवमेंट विद इन अ प्लेन। देखो लैटरल मूवमेंट मतलब विद इन अ और ओवरऑल बाय लेयर, एक लेयर में, क्योंकि यहाँ पे सपोज दो हमारी लेयर है, यहाँ से यहाँ होना या यहाँ से यहाँ होना, तो विद इन अ प्लेन दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज लैटरल मूवमेंट। तो दैट लैटरल मूवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू द फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, एंड दिस एबिलिटी टू मूव, जो मूवमेंट हो रही है, जो मूवमेंट की एबिलिटी है विद इन अ मेम्ब्रेन इज नोन एज, इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। उस एबिलिटी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। नेक्स्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल है, और टू सम मॉलिक्यूल्स एंड प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। ड्यू टू द फ्लूइड नेचर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कैन हेल्प। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर के वजह से, मतलब उसका फ्लूइड नेचर होने की वजह से वो कुछ चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल को यदि ग्रो होना है तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ पॉसिबल किसकी वजह से? ड्यू टू द फ्लेक्सिबल और फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल। यदि सेल को डिवाइड होना है, एक सेल डिवाइड होगा दो सेल में, तो ये हम सेल डिवीजन में देखेंगे कि वहाँ पे एक फरो फॉर्म होता है, और फरो फॉर्मेशन की वजह से एक वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू सेल। तो फरो मतलब वहाँ पे एक डिप्रेशन बनता है, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है? ड्यू टू द फ्लेक्सिबल और फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और थर्ड फंक्शन है, यदि सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो भी उसके फ्लूइड नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर की वजह से पॉसिबल है। तो सेल ग्रोथ फर्स्ट फंक्शन, उसके फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच में यदि जंक्शन फॉर्म करना है, इंटरेक्शन करना है, तो वो भी फ्लूइड नेचर की वजह से पॉसिबल है। सिक्रेशन, यदि सेल को कुछ सिक्रेट करना है, बाहर कुछ सिक्रेट करना है या सेल को अंदर कुछ लेना है, तो सिक्रेशन के वजह से, मतलब सिक्रेशन में भी ये फ्लूइड नेचर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो हेल्प करता है। तो सिक्रेशन दो टाइप के होते हैं, वन इज एक्सोसाइटोसिस, मतलब बाहर रिलीज करना, मटेरियल को यदि रिलीज करना है आउटसाइड द सेल, एंड सेकंड इज एंडोसाइटोसिस, सेल को यदि अंदर कोई मॉलिक्यूल लेना है, एंट्री, मॉलिक्यूल की एंट्री करनी है, तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे।
एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, और नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस किसकी वजह से पॉसिबल है? ड्यू टू द फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड और फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फ्लूइड नेचर किसकी वजह से आया? लिपिड के वजह से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड इट्स इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन 52%, 40% लिपिड। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर है, मॉलिक्यूल को यदि सेल के अंदर से बाहर जाना है या बाहर से अंदर आना है तो इट शुड पास और क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही उस मतलब अलाउ करेगा उसकी एंट्री और उसका एग्जिट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है, वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो अभी देखो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम डिटेल में कल के क्लास में देखेंगे। थैंक यू।